गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। हम भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे और भारतीय राजनीतिक विचारकों में अब तक हमने महात्मा गांधी, कौटिल्य और स्वामी विवेकानंद तीन विचारकों के बारे में हमने देख लिया। तीन चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज एक नए चैप्टर के साथ हम आपके सामने हैं और आज हम एक नया विषय, एक नया भारतीय राजनीतिक विचारक लेंगे और उन भारतीय राजनीतिक विचारक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखेंगे। आज उनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। पंडित नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से इतिहास में जानते हैं, उनके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। पहले तो ये देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इसलिए ये भी याद रखना है 14 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को हम भारतवासी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही यह भी याद रखना कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं, उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके साथ ही हम 14 नवंबर के दिन को हम बाल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बाल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब पंडित नेहरू बालकों से अत्यधिक प्रेम करते थे, अत्यधिक स्नेह करते थे, इसलिए इनका जो उपनाम है, इन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं। पंडित जी का दूसरा नाम हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे इन्हें प्रेम से चाचा कहा करते थे। इसीलिए पंडित जी स्वयं, नेहरू जी स्वयं ये चाहते थे कि उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए प्रति 14 वर्ष हम बाल दिवस मनाते हैं। तो पहली बात, इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और अपने समय के बहुत बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, अंग्रेज समर्थक थे और बहुत धनी परिवार से आते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो पिता हो गए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल के बारे में यह भी याद रखना कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेहरू कमेटी। साथ साथ ये अध्ययन कर लें, 1927 में भारत में जब साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने भारतीयों को संविधान निर्माण के अयोग्य बताया था, उस साइमन कमीशन को प्रत्युत्तर देने के लिए, एक संविधान निर्माण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और उस समय की सब जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसलिए उस कमेटी को नेहरू कमेटी कहते, इसने संविधान बना करके भी दिया था। तो इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनकी जो माता थी, माता का नाम था स्वरूप रानी। इनकी मां का नाम स्वरूप रानी था, जो एक धार्मिक महिला थी, एक घरेलू महिला थी। इनकी पत्नी, अगर हम इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी कमला नेहरू। स्वयं का नाम जवाहरलाल नेहरू। कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं और
इनके जो दादाजी थे वो बहुत समय पहले ही कश्मीर को छोड़ करके उत्तर प्रदेश आ गए थे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी और पत्नी का नाम कमला नेहरू था। कमला नेहरू की बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, वो 6 रोग यानी टीबी से ग्रसित थी, इसलिए अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। उपनाम इनका चाचा नेहरू है। जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। इनके अगर हम संतान की बात करें तो इनकी एक ही संतान थी, एक ही पुत्री थी और उन पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एक संतान थी और वो भी बेटी थी और उनका नाम था प्रियदर्शनी। और यही प्रियदर्शनी आगे जाकर के इंदिरा गांधी के नाम से भारतीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री के रूप में, एक आयरन लेडी के रूप में, एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में उभरती है। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे और एक अलग देश बांग्लादेश का निर्माण कराया था। इसलिए इंदिरा गांधी को हम बांग्लादेश का जनक भी मानते हैं। भारतीय राजनीति में ये आयरन लेडी के नाम से, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहे पुरुष या आयरन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है। तो पुत्री थी प्रियदर्शनी, इनकी एक बहन भी थी। इंदिरा गांधी के बारे में यह भी याद रखना, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत में प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था 1966 में, जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी एक बहन थी और उस बहन का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। एक बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, यानी नेहरू जी यानी मोतीलाल नेहरू के 2 संतान थी, एक पुत्र जवाहरलाल नेहरू, एक पुत्री विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में हमें ये भी याद रखना है कि ये विजय लक्ष्मी पंडित जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इस यूएनओ की का जो सबसे बड़ा अंग है महासभा, उस महासभा की ये अध्यक्षा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जिसमें प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष बनाया जाता है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में रही है विजय लक्ष्मी पंडित। यानी पूरे विश्व में अगर महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है महासभा, उस महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित रही है। तो ये तो है इनके नाम, पिता का नाम, इनके परिवार पारिवारिक जो थी वो थी। इसके बाद में इनके बारे में हम और जानकारियां लेते हैं, इनके जीवन के ऊपर और प्रकाश डालते हैं। अगर हम बात करें कि आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू की संतान थी। मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रतिष्ठित वकील थे, बहुत धनाढ्य परिवार से थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू का जो प्रारंभिक जीवन है वो बड़े ही शानदार तरीके से वैभवशाली जीवन जिया है। इन्होंने एक धनाढ्य बालक की तरह इन्होंने जीवन जिया है। इनके प्रारंभिक जीवन पे आते हैं, लेकिन पहले इनकी कुछ पुस्तकें हम देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन हम 3-4 पुस्तकों के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहली किताब जो इन्होंने लिखी थी वो लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब को याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज। आज़ादी से पहले ही ये किताब इन्होंने लिखी थी और किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नाम की किताब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्वाधीनता के समय में लिखी थी। इसके अलावा एक और किताब लिखी थी टुवर्ड्स फ्रीडम। एक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक लिखी है टुवर्ड्स फ्रीडम, एक लिखी है 13 लेटर ऑफ हिज डॉटर। 13 letters on his daughter इंदिरा गांधी।
यानी इन्होंने 13 पत्र लिखे थे, खुले पत्र लिखे थे अपनी पुत्री प्रियदर्शनी या इंदिरा गांधी के नाम पर। इन्होंने 13 लेटर खुले लिखे थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को राजनीति के बारे में, समाज की वास्तविकताओं के बारे में, जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताएं और इन्होंने खुले पत्र इंदिरा गांधी को इन्होंने लिखे हैं। तो 13 लेटर्स ऑफ हिज डॉटर इंदिरा गांधी के नाम से लिखे हैं। इसके अलावा ग्लाम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लाम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से ये किताब लिखी। तो इनकी 4 किताबें प्रमुख हैं, और भी किताबें हैं लेकिन हम 4 की बातें कर रहे हैं। एक लिखी है भारत एक खोज या भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी है इन्होंने टुवार्ड्स फ्रीडम। एक लिखी है 13 लेटर्स ऑफ हिज डॉटर इंदिरा गांधी, और एक लिखी है ग्लाम्स वर्ड्स ऑफ हिस्ट्री। ये इनकी 4 किताबें हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करें। तो प्रारंभिक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से इनकी घर पर ही हुई है। यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए ये किसी विद्यालय में नहीं गए, शिक्षक इन्हें घर पर ही पढ़ाने आते थे। क्यों? क्योंकि हमने भी चर्चा की कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत अमीर घराने से संबंध रखते थे। मोतीलाल नेहरू के परिवार संतान के रूप में थे, बहुत ही पैसे वाले लोग थे, इसलिए वैभवशाली जीवन इन्होंने जिया है। तो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई उनकी घर पे हुई थी। शिक्षक उन्हें घर पे ही पढ़ाने के लिए आया करते थे। कितने साल तक? 11 वर्ष। 11 वर्ष तक इन्होंने अपने घर पर ही अध्ययन किया है नेहरू जी ने। 11 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पे पूर्ण की। 11 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये पढ़ने के लिए इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? 1905 में इन्हें पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इन्हें ब्रिटेन भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, भारत में नहीं पढ़ते। अब इनकी अमीरी का, इनके धनाढ़ जीवन का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि कितने अमीर व्यक्ति होंगे। 1905 में जब हमारे पास कुछ नहीं था, शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था, उस समय जवाहरलाल नेहरू पढ़ने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं और 1905 में ब्रिटेन जाते हैं। और ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध स्कूल है जिसका नाम है हेरो स्कूल, जो आज भी विश्व के बेहतरीन विद्यालयों में से एक आता है, विश्व के प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक आता है हेरो स्कूल। 1905 में ये हेरो स्कूल में जाते हैं और वहाँ प्रवेश लेते हैं। उसके बाद 1907 में, यानी इनकी याद ये रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अधिकांश जो शिक्षा हुई है, ये अधिकांश या लगभग जितनी भी पूर्ण शिक्षा हुई है वो ब्रिटेन में हुई है। भारत में इन्होंने सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा ली है, और प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने कहाँ पे ली है? घर पे ली है। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1905 में ब्रिटेन के प्रसिद्ध हेरो स्कूल में पर एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद 1907 में जब इनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो गई, तो स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद ब्रिटेन में ही एक स्कूल कॉलेज है, ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज, उस ट्रिनिटी कॉलेज में ये प्रवेश लेते हैं। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान विषय में इन्होंने अध्ययन किया था, यानी विज्ञान के छात्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1905 में हेरो स्कूल में एडमिशन लिया, 1907 में स्कूली शिक्षा पूरी की, और उसके बाद वहीं पर जो प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज है, उस ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। विज्ञान विद्यार्थी के रूप में इन्होंने कॉलेज का अध्ययन पूरा किया। ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वहां के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो उस कॉलेज में ये कहा जाता था, और वास्तविकता भी है कि उस कॉलेज में 7 दरवाजे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां किसी हॉस्टल में या छात्रावास में नहीं रहा करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां पर अलग से कमरा दिलाया गया था, उनके लिए अलग से आवास की व्यवस्था थी, खुद की निजी आवास की व्यवस्था थी,
और वहाँ ब्रिटेन में भी इनके पिता ने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रखी थी, खाना बनाने के लिए नौकर थे, वाहन चलाने के लिए भी इन्होंने नौकर रख रखे थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेहरू कितने वैभवशाली परिवार से आते थे, कितने अमीर परिवार से आते थे। ये कहा जाता है कि जब ये ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक दिन क्या होता है, इनको लाने और ले जाने के लिए गाड़ी हुआ करती थी। तो एक दिन जब ये मुख्य दरवाजे पे गाड़ी खड़ी थी तो पीछे के दरवाजे से निकल गए। ये माना जाता था कि ये कहा जाता है कि उस ट्रिनिटी कॉलेज में 7 दरवाजे थे, उस कॉलेज के 7 दरवाजे थे, चारों तरफ से निकलने के 7 दरवाजे थे। तो नेहरू जी दूसरे रास्ते से निकल गए। वहाँ उनकी गाड़ी नहीं थी तो वो अपने दोस्तों के साथ टहलते टहलते अपने घर चले गए। 5 किलोमीटर दूर उनका आवास था अपने कॉलेज से, मात्र 5 किलोमीटर दूर। उस आवास अपने कॉलेज से आवास तक पैदल पैदल चले जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं, छुट्टी होती है कॉलेज की, तो उनका ड्राइवर ये देखता है कि नेहरू जी तो कॉलेज में है ही नहीं। तो चारों तरफ ढूंढता वो घर पहुँचता है तो जाकर के देखता है कि नेहरू जी तो, जवाहरलाल तो क्या हो गया, पहले ही घर पे आ गया। वहाँ आने के बाद वो ड्राइवर उनके पिता मोतीलाल नेहरू को भारत में फ़ोन करके ये कहता है कि आज मेरी गाड़ी मुख्य दरवाजे पे खड़ी थी और चाचा नेहरू जो हैं, यानी जवाहर जो हैं, पीछे के दरवाजे निकल करके पैदल पैदल आ गए। इस इतनी सी छोटी सी बात पर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटेन में उनके लिए 7 गाड़ियां खरीद के दी और ट्रिनिटी कॉलेज के जो 7 दरवाजे थे उन 7 दरवाजों पर 7 गाड़ियां खड़ी करवा दी। क्या पता मेरा पुत्र कौन से दरवाजे से निकल जाए। यानी उस समय 1907-8 की बात है, जब हमारी बैलगाड़ियां नहीं थी, हमारे किसी प्रकार के यातायात के साधन नहीं थे, उस समय नेहरू जी के लिए ब्रिटेन में 7-7 गाड़ियों की व्यवस्था थी। वो यहाँ तक कि वो वस्त्र भी खुद नहीं धोया करते थे, धुल करके आया करते थे। विज्ञान के थे, पढ़ने में बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र बुद्धि जिसे हम कहते हैं उसके थे। एक कहानी चलती है, कहावत है कि ब्रिटेन में जब वो पढ़ते थे तो उनके लिए ब्रिटेन में एक रहने के लिए आवास खरीदा गया मोतीलाल ने, कि किराए पे नहीं रहेंगे, हम वहाँ पर एक आवास ही खरीदेंगे। ब्रिटेन में एक नियम था कि जो वहाँ की ज़मीन से लेकर के जो आप मकान बनाओगे उस मकान तक आपका है, मकान की छत आपकी नहीं है, मकान दूसरों, क्योंकि वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और वहाँ ज़मीन कम है। तो वहाँ क्या, जैसे आपने मकान बनाया तो मकान की छत फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी जाती थी ताकि दूसरा व्यक्ति क्या कर ले, उसके ऊपर मकान बना करके रह सकते थे। यानी कि ज़मीन से लेकर के 10 फीट तक की हाइट आपकी है, उसके ऊपर किसी दूसरे को बेच दिया करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ अब ज़मीन खरीदी और वहाँ मकान बनवाया। अब इनकी बुद्धिमत्ता का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इन्होंने भवन बनाया तो भवन की ऊंचाई इन्होंने 9 फीट ही रख दी। नियम था कि 10 फीट तक आपकी है, इन्होंने 9 फीट पे ही छत डाल दी और अपना मकान बना लिया। अब आप सोचोगे इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अब ब्रिटेन की सरकार उसकी छत के ऊपर किसी दूसरे को नहीं बेच सकती। क्यों? उन्होंने कह दिया कि साहब 10 फीट तक मेरी है, मैंने 9 फीट पे मकान बना लिया, अब 1 फीट छोड़ दीजिए और ऊपर आप मकान बना लीजिए। अब बताइए कैसे बनाएगा? तो इतने कुशाग्र बुद्धि का था कि उनके इस निर्णय से फिर ब्रिटेन सरकार ने ये नियम परिवर्तन करना पड़ा कि अगर छत भी अब आपकी है, आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ट्रिनिटी कॉलेज में 1907 में इन्होंने कॉलेज की शिक्षा के लिए एडमिशन लिया और साइंस के विद्यार्थी के रूप में उन्होंने पढ़ाई की। लेकिन बाद में जैसे ही इनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी हुई, ये विज्ञान की बजाय क्या करना चाहते थे? ये वकालत करना चाहते थे, ये वकील बनना चाहते थे, ये लॉ करना चाहते थे। साइंस का विद्यार्थी था लेकिन वकालत करना चाहता था, वकील बनना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1912 में जब इनकी एजुकेशन पूरी हो गई, 1912 में इन्होंने वहीं से ब्रिटेन से ही वकालत पूरी की। याद रखना, 1905 में वहीं पर स्कूल की शिक्षा में एडमिशन लेते हैं, 1907 में वहीं पर कॉलेज करते हैं, फिर उसके बाद वहीं पर वकालत करते हैं, लॉ में एडमिशन लेते हैं और 1912 में वकालत पूरी करके भारत वापस आते हैं। यानी 1905 में ब्रिटेन गए और 1912 में अपना अध्ययन करके वापस भारत में आ गए और भारत में आकर के अपने पिता के काम में वकालत करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। वकालत अच्छी चल रही थी। इसी दौरान 1912 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ
और उस अधिवेशन का नाम था बांकीपुर अधिवेशन। हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस का प्रति वर्ष एक बैठक आयोजित की जाती थी, एक अधिवेशन आयोजित किया जाता था, और उस अधिवेशन जो 1912 में हुआ कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ। पंडित नेहरू कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार इसमें वे कांग्रेस में शामिल होने के लिए, यानी कांग्रेस के पर्सन ये बने कि कांग्रेस में कब शामिल हुए, 1912 में। किस अधिवेशन में? बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया इन्होंने 1912 में। इस समय तक गांधी जी भारतीय राजनीति में नहीं आए, ये भी याद रखना। इस समय गांधी जी कहाँ हैं? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे हैं। काले और गोरे का जो रंग के आधार पर भेदभाव चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में। उससे पहले ही गांधी नेहरू 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में आता है। उसके बाद में क्या होता है? 1915 में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में आते हैं, और भारतीय राजनीति जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी के विचारों से नेहरू बहुत प्रभावित होता है और गांधी जी का शिष्य बनने की कोशिश करता है। इसलिए 1916 में पहली बार नेहरू जी किससे मिलता है? गांधी जी से मिलता है। यानी नेहरू और गांधी की पहली मुलाकात 1916 में हुई, जब गांधी जी चंपारण आंदोलन करने के लिए बिहार जाने की योजनाएं बना रहे थे। उस समय क्या हुआ? गांधी जी की मुलाकात और नेहरू जी की मुलाकात होती है। नेहरू जी गांधी जी से प्रभावित होते हैं और फिर ताउम्र वो गांधी के अनुयायी या गांधी के प्रिय शिष्य के रूप में रहे, और आजीवन अपने जिंदगी भर इन्होंने गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। उसके बाद 1916 में नेहरू जी और गांधी की क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है। इसके बाद गांधी नेहरू धीरे धीरे भारतीय राजनीति में प्रवेश करता है। गांधी जी ने जब पहला आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के कारण 5 फरवरी 1922 को जो चोरी चोरा कांड हुआ, उसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी, जिससे नेहरू भी क्या हुए? असहमत हुए, गांधी जी से नाराज हुए। धीरे धीरे बढ़ती है। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 में। लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान पहले कहाँ था? हमारे भारत में था। तो लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। याद रखना, उस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। सबसे युवा व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। यद्यपि उसके बाद में जाकर के मौलाना अब्दुल कलाम सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, लेकिन 1929 से पहले कांग्रेस के सबसे युवा जो व्यक्ति थे वो कौन थे? यानी कि मात्र 41 साल की उम्र में नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए से 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इस लाहौर अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो याद रखना, लाहौर अधिवेशन की विशेषता ये थी कि भारत ने या कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता, कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की है। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। अब तक हम क्या मांग रहे थे? अधिराज्य मांग रहे थे कि भारत में अंग्रेज शासन करे, लेकिन आंतरिक स्वायत्तता दी जाए। हम पूरी स्वतंत्रता नहीं मांग रहे थे। लेकिन नेहरू जी की अध्यक्षता में जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पहली बार कांग्रेस ने अंग्रेजों से पूर्ण स्वायत्तता की मांग की थी। इसी उन लाहौर अधिवेशन के बाद ही पहली बार भारत ने तिरंगा फहराया था। पहली बार तिरंगा फहराया था 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद ये भारतीय राजनीति में
इनके पिता जो मोतीलाल नेहरू थे वो नहीं चाहते थे कि इनके पुत्र राजनीति में आए, यानी मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को राजनीति में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये वकालत करे, घरेलू का अपना जो परंपरागत विरासत है उसी को संभाले, लेकिन अपने पिता के विरोध के बावजूद भी क्या हो गए, ये राजनीति के अंदर आ गए। धीरे धीरे राजनीति में इनका वर्चस्व बढ़ता जाता है। नेहरू जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में पूरे भारत की कई बार यात्राएं करते हैं, कई बार ये जेल की यात्राएं भी करते हैं। यानी इतना अमीर होने के बाद भी इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी धन संपदा, वैभव, अपनी कीर्ति, सारे आज़ादी के लिए त्याग दिए। हमें कहते हैं कि साहब नेहरू इतना अमीर था, इन्होंने ये किया वो किया, नहीं। नेहरू ने भारतीय राजनीति में आने के बाद, भारत यात्रा करने के बाद, भारतीयों की दशा देखने के बाद अपने सारे वैभवशाली जो जीवन था, अपना जो VIP जिसको हम कहते हैं रहन सहन था, उसको त्याग दिया। खादी के कपड़े पहनने लगे, सिर पे गांधी टोपी पहनने लग गए और उसी प्रकार सादा जीवन में ये रहने लग गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1929 के बाद में क्या होता है, जब 1940 में गांधी जी निजी सत्याग्रह करते हैं। 1940 में गांधी जी निजी सत्याग्रह करते हैं, तो 3 व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया था। उन 3 सत्याग्रहों में नेहरू जी भी थे। 3 सत्याग्रह में विनोबा भावे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रह्मदत्त थे। यानी 3 थे जिन्होंने निजी सत्याग्रह किया था। हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। 3 में पहले विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, अब देखो उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और एक कैबिनेट मिशन भारतीय के लिए संविधान सभा बनाता है और संविधान सभा ने फिर भारत का संविधान बनाया। जब अंग्रेज भारत में जाते तो उसी कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार यानी कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनी थी। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 तक, अंग्रेजों ने पहले ही कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। यद्यपि भारत की स्वतंत्रता फिर 15 अगस्त 1947 को ही हो गई, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि 1948 तक हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। तो उससे पहले भारत का शासन भारतीयों के हाथों में सौंपने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई थी। इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे उस समय के वायसराय थे उस समय, लॉर्ड वेवेल, उसके बाद में माउंटबेटन। तो अध्यक्ष तो माउंटबेटन बने। इस अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष नेहरू बनाए गए थे। साथ में उपाध्यक्ष के साथ नेहरू को इस अंतरिम सरकार में अंग्रेजों ने विदेश मंत्री का पद भी दिया था। अध्यक्ष अंतरिम सरकार तो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार के नेहरू जी उपाध्यक्ष बने और साथ ही भारत के विदेश मंत्री भी बने। आज़ादी से पहले इनको उपाध्यक्ष बना गया, विदेश मंत्री बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1946 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो जो भारत स्वतंत्र हुआ 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, यानी कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि रात को 12 बजे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और उस भारत की स्वतंत्रता पर ठीक 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया था, यानी पहला भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। याद रखना कि इस संबोधन जो पहला भाषण दिया था, उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, और हिंदी में इसे कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु, यहां भाग्यवधु का मतलब है भारत की स्वतंत्रता। यानी इन्होंने जो पहला भाषण दिया था उसका नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम का इन्होंने भाषण दिया था। भारत आजाद हुआ और 1947 में
इन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ ये भी याद रखना, प्रधानमंत्री के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं। 1947 से लेकर 1964 तक, यानी कितने समय तक? लगभग 17 वर्ष तक। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और साथ साथ में विदेश मंत्री भी हैं। याद यह भी रखना है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अब तक जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं, उन भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, 17 वर्ष का। 17 वर्ष तक आज तक कोई भी भारत में प्रधानमंत्री नहीं रहा। सिर्फ कौन रहा है? नेहरू जी रहे हैं। उसके बाद में इंदिरा गांधी का नंबर आता है। तो 17 वर्ष तक ये भारत के प्रधानमंत्री, और साथ साथ याद रखना 17 वर्ष ही ये भारत के विदेश मंत्री है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों पद इन्होंने साथ रखे हैं, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में। ठीक है। इसके बाद में भारत स्वतंत्र हुआ और इन्होंने भारतीय विदेश नीति को एक उच्च स्थान दिया, विदेश नीति का बहुत सफल संचालन किया। जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी था पिछली कक्षा में कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय दुनिया में 2 गुट थे। एक युद्ध चल रहा था जिसका नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था, और वो चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के मध्य। अमेरिका पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ साम्यवादी व समाजवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था, और इन दोनों के बीच में विचारधारा को लेकर के एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध में दुनिया स्पष्ट रूप से 2 भागों में बट गई। आधे देश अमेरिका के पक्ष में चले गए, आधे देश सोवियत संघ के पक्ष में चले गए। उस समय भारत भी नया स्वतंत्र हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस दोनों चाहते थे, अमेरिका चाहते थे कि भारत मेरे पक्ष में आ जाए, सोवियत संघ चाहता था कि भारत मेरे पक्ष में आ जाए, क्योंकि भारत उस समय एक बड़ा लोकतांत्रिक देश था और जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, अल्पविकसित राष्ट्र, उनका नेतृत्व भारत कर रहा था। साथ में नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो सबको साथ लेकर के चल रहे थे। दुनिया के बहुत से गरीब राष्ट्र नेहरू को अपना नेता समझते थे, इसलिए अमेरिका और रूस दोनों चाहते थे कि भारत उनके पक्ष में आए। लेकिन नेहरू ने अपनी सूझबूझ से ये कहा कि ना तो मैं अमेरिका के पक्ष में जाऊंगा, यानी ना तो मैं पूंजीवादी व्यवस्था अपनाऊंगा, और ना मैं सोवियत संघ यानी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाऊंगा। मुझे तो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों चाहिए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और साथ ही साम्यवाद, साम्यवाद को अगर हम कहें तो समाजवाद भी कह सकते हैं, यानी इसमें पूंजीवाद का मिश्रण भी होगा और इसमें साम्यवाद के मिश्रण भी होंगे, यानी अमीर और गरीब हम दोनों का भला करेंगे। इसलिए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, अर्थात ना तो हम अमेरिका में जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ में जाएंगे। एक बात तो क्या करेंगे? तो नेहरू ने कहा कि साहब हम तो क्या रहेंगे, हम तो गुट निरपेक्ष रहेंगे। गुट निरपेक्ष अर्थात हम तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका और सोवियत संघ से अलग अपना अलग गुट बना दिया, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया नेहरू जी ने, और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया इन्होंने 1961 में। एक सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। तो 1961 में हमने एक नया गुट बना दिया, गुट निरपेक्ष, और अल्पविकसित और गरीब राष्ट्रों को हमने उसमें क्या कर लिया, शामिल करवा लिया। तो जो भारत में भारतीय विदेश नीति की जब विशेषता पढ़ेंगे कि भारतीय विदेश नीति की एक सबसे बड़ी विशेषता है गुट निरपेक्षता। ये गुट निरपेक्षता इस पूरी दुनिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। इसके साथ ही नेहरू जी ने 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के साथ एक समझौता किया था, जिसका नाम था पंचशील का समझौता, और ये हुआ था 1954 में।
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, जो बाद में चीन के राष्ट्रपति भी बनते हैं, उनके बीच एक समझौता होता है विदेश नीति को लेकर। पंचशील यानी 5 नीतियों का, 5 आचरणों का एक समझौता होता है, जिसमें अनाक्रमण आता है, हस्तक्षेप आता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आता है, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना आता है। ये पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी ने किया। तो भारतीय विदेश नीति की दूसरी विशेषता पंचशील था, और ये पंचशील आज भी हम इन सिद्धांतों को मानते हैं, और पंचशील भी किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी जीवो और जीने दो का सिद्धांत, जो गांधी का प्रमुख सिद्धांत था, उसको भारतीय विदेश नीति का आधार बनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भारतीय विदेश नीति की जो शांतिपूर्ण नीतियां हैं, ये भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। ठीक है, इसके बाद में इन्हीं के काल के अंदर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, जिसे नेहरू की सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता मानी जाती है। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के समय ये कहा था कि हमें चीन की सीमा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चीन की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने और सेना को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन नेहरू ने उस समय चाउ एन लाई के साथ मिलकर के एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। और चीन को हमने कहा था कि चीन बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, हम मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि चीन ने इससे पहले कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया था, तो नेहरू को ये नहीं लगता था कि अभी चीन आक्रमण करेगा। लेकिन चीन ने हमारी दोस्ती को धोखा दे करके हमारे पीठ पे छुरा हुआ, और दिसंबर 1962 के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? भारत में आक्रमण कर दिया, और एक भारत की बुरी तरह से हार हुई। उस युद्ध में भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल चीन ने अपने कब्जे में ले लिया, जो आज भी है। तभी से भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान समय तक भी चल रहा है। हम सीमा पे बार बार देखते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव, सैनिकों के बीच में तनाव होता है, रोज झड़प होने की खबरें आती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत सारे 12 सैनिक शहीद भी हो गए। तो ये भारत चीन का विवाद उस समय से चला आ रहा था, और ये नेहरू की सबसे बड़ी राजनीतिक असफलता मानी जाती है कि समय रहते चीन के संकट को वो नहीं भांप सके। इस युद्ध के बाद नेहरू की प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आती है, और उसी समय के बाद ही धीरे धीरे क्या होते हैं? बीमार रहने लग जाते हैं। और इसी बीमारी के दौरान 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 75 वर्ष की उम्र में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री का अंत हो जाता है। और उनकी जगह हम नया प्रधानमंत्री बनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। तो 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु होती है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है, और भारतीय राजनीति में ये पहले प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी बनाई गई विदेश नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये नेहरू जी का कुछ प्रारंभिक जीवन परिचय था। जन्म से लेकर के हमने इनकी मृत्यु तक प्रारंभिक बातों को हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम इनके विचार देखेंगे, इनके राष्ट्रवादी विचार क्या थे, इनके समाजवादी विचार क्या थे, इनके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या था, धर्म के बारे में इनके विचार क्या थे, ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।